हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जीपीएससी गीक। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इसमें हम देखेंगे, हम इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है एयर पोल्यूशन, और इसके बाद 3 कंसेक्यूटिव वीडियोस और आएंगे। आई मीन टोटल 3 वीडियोस, जिसमें हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन एज वेल एज लैंड पोल्यूशन। तो मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, हाइड्रोस्फेरिक पोल्यूशन एंड लिथोस्फेरिक पोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रोपोस्फियरिक, स्ट्रेटोस्फियरिक, और साथ ही साथ में जो इसका एक सब टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो पूरा टॉपिक है इसको इस तरीके से डिवाइड किया है, टोटल 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है कि पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्या है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या एफ़र्ट्स किए हैं, कौन से एक्ट्स बनाए हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कोई मूवमेंट हुआ है जैसे कि चिपको मूवमेंट, एप्लीकेशंस, पोर्टल्स। और जो 5वां पॉइंट है वो है इंटरनेशनल एफ़र्ट्स, कि एयर पोल्यूशन को लेके इंटरनेशनल एफ़र्ट्स क्या है, जैसे कि UNFCCC, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हम सारी एक एक चीज़ें लेक्चर में देखेंगे। तो ये फॉर्मेट रहेगा सारे वीडियोस में कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज़, दैन कॉन्सिक्वेंसेस, दैन प्रिवेंशन, गवर्नमेंट एफ़र्ट एंड इंटरनेशनल एफ़र्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में क्या फ़र्क है। वो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, आई एम जस्ट मेंशनिंग यू कि इन्वायरमेंट जो है इट डील्स विद द एबायोटिक फैक्टर्स। जो भी एयर है, लैंड है, वाटर है, सॉइल है, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, उसे डील करता है इकोलॉजी। जो हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वो सारा इकोलॉजी में आता है, बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द बायोटिक फैक्टर। एनवायरनमेंट जो है वो अबायोटिक फैक्टर से डील करता है। तो ए सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन इज़ नोन एज अ पोल्यूटेंट। जो भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो प्रदूषण फैला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, which are present in greater concentration than in the natural abundance and are produced ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ड्यू टू नेचुरल हैपनिंग्स। अब पोल्यूटेंट जो हैं वो या तो नेचुरल एक्टिविटीज़ से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या नेचुरल एक्टिविटीज़ से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेचुरल से कैसे? जैसे वोल्केनिक इरप्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पोल्यूटेंट। इसी तरीके से फॉग है, मिस्ट है, फ्लाई ऐश है, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोजेनिक, जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, उससे या नेचुरल चीज़ों से जनरेट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, वन इज़ ट्रोपोस्फियरिक एंड सेकेंड इज़ स्ट्रेटोस्फियरिक। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? आई होप आप जानते होंगे, आपने ज्योग्राफी की जो 10th और 11th की जो बुक है उसके अंदर पढ़ा होगा कि इट इज़ अ रीजन अप टू द 10 किलोमीटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। यहाँ से ये 10 किलोमीटर जो अर्थ की सरफेस से एरिया है उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और 10 से जो 50 किलोमीटर है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और हम इसको 2 को अलग अलग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन में, कि यहाँ पे क्या पोल्यूशन हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर में क्या पोल्यूशन हो रहा है। तो जो ज़्यादातर वेदर फिनोमिना है, जितने भी हैं, डस्ट है, स्टॉर्म्स हैं, टॉर्नेडोज़ हैं, एयर का मूवमेंट है, वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो बहुत ही काम है, बड़ा ही स्टेबल है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर तक है।
तो ट्रोपोस्फियर इट इज़ अप टू 10 किलोमीटर, ये टर्ब्यूलेंट है, डस्टी जोन है, वाटर वेपर यहाँ पे होता है, क्लाउड सारे यहाँ पे होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ऑफली जितना भी वेदर फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। इसलिए एरोप्लेन्स को स्ट्रेट या ट्रोपोस्फियर के ऊपर उड़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल होता है। स्ट्रेटोस्फियर इज़ बिटवीन 10 to 50, और यहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन और ओजोन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जो भी स्ट्रेटोस्फियरिक पोल्यूशन पढ़ेंगे इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू ओजोन पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन और उसका टॉपिक ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन, और जैसे कि मैंने बताया कि हम पूरे टॉपिक को 5 भागों में डिवाइड करेंगे: कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रिवेंशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो पहला कॉजेज़। कॉजेज़ में क्या है? ट्रोपोस्फियर में 2 चीज़ों से पोल्यूशन होता है, एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स और दूसरा होते हैं सॉलिड पोल्यूटेंट्स, जिसको हम पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, ओजोन है, मीथेन है, और बहुत है। हम सबको एक एक करके देखेंगे कि वो रिलीज़ कहाँ से होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस में देखेंगे कि वो ह्यूमन पे और एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। वैसे ही जो सॉलिड पोल्यूटेंट्स हैं, जिसे हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, उसके अंदर PM10, PM2.5, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट है, मिस्ट है, फ्यूम्स, स्मॉग, फ्लाई ऐश, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड एंड पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो जो कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन का एक कॉज है। तो आइए एक एक पोल्यूटेंट को हम थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या कॉजेज़ हैं, और उसी के साथ साथ हमने देखे 2 तरीके के पोल्यूटेंट, एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट और एक पर्टिकुलेट मैटर। तो अब हम देखते हैं कि गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। तो पहला है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। वो कब पैदा होते हैं? व्हेन दे आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ़र कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज़ बर्न्ड। ठीक है, जब कोई भी फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फ़र है अगर वो जलेगा तो इट विल प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र मतलब SO2। ये पॉइजनस होते हैं एंड इट अफेक्ट्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ ऑल्सो अ गैसियस एयर पोल्यूटेंट। ये कहाँ से पैदा होते हैं? ये होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन से, जो कि हाई टेम्परेचर में, जब हाई टेम्परेचर में इंजन चलता है तो अंदर फ्यूल जलता है, और डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन वो कंबाइन होके क्या पैदा करते हैं? NO, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। हम आगे देखेंगे कि ये NO2 और SO2 किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, और साथ ही साथ ये एसिड रेन को भी कैसे बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, व्हीक्यूलर एमिशंस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये आप ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा कि इनकी वजह से ये बढ़ रहा है। ज़्यादा गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो इनसे ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके के गैसेस का एमिशन हो रहा है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल से पैदा होते हैं। जब जो फ्यूल है, जो तेल है, जो ईंधन है, वो अगर पूरी तरीके से नहीं जलता है, इफ़ इट इज़ कंबस्टेड इनकम्प्लीट, तो हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं। ज़्यादातर ये भी वेहिकुलर एमिशन से पैदा होते हैं। वेहिकुलर एमिशंस मतलब गाड़ियों से निकला धुआं, एंड दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है द एलिमेंट दैट कॉजेज कैंसर। इससे कैंसर होता है। तो हमने पहले जो रीजंस देखे थे, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ ही साथ बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। चौथा है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कौन से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनकम्प्लीट कंबस्चन ऑफ कार्बन से होता है, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकलता है। दूसरे सोर्सेज जो हैं वो इनकम्प्लीट कंबस्चन ऑफ कोल, फायरवुड, पेट्रोल एट्सेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जब ये ब्लड में जाता है ना,
तो ये ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको रोक देता है। इसलिए सिगरेट के साथ जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पैदा करता है, बिकॉज इट blocks the inflow of oxygen in the human body. Next is oxides of carbon, that is carbon dioxide. Carbon dioxide क्यों रिलीज होता है? It is released due to respiration, burning of the fossil fuels, industrialization, vehicular emissions, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आगे बताई। और देखिए वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस नेचुरल तरीका है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बहुत कॉमन सी चीज़ है, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। Increased human activity and deforestation has created imbalance of CO2 as it is a greenhouse gas. It has resulted in global warming. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल कैसे है, कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है कि वो जो सोलर की एनर्जी है, सोलर की जो हीट है, उसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप कर लेता है मतलब उसको पकड़ के रखता है और अर्थ से जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है आगे, उसके अंदर हम इसको विस्तार में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना पता रखना है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, कहाँ से रिलीज़ होता है और क्या क्या नुकसान करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसका जो रेसिडेंस टाइम है रेसिडेंस टाइम इसका बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है तो वो एटमॉस्फेयर में करीब करीब 800 से 1000 साल तक के रहता है, डैमेज नहीं होता है। मतलब जो आज से 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब हमने कोल और ये फॉसिल फ्यूल्स जला के एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो उस टाइम का जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ होगा वो आज भी मौजूद है, और उसी की वजह से उस टाइम पे जो रिलीज़ हुआ हमें आज भुगतना पड़ रहा है। ये हम सब कुछ देखेंगे क्लाइमेट चेंज का जो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल हम अभी कंसंट्रेट करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, उसके कॉजेज़ और उसके अंदर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो फॉरेस्ट कंट्रोल करके रखते हैं। हम अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसका जो प्रमाण है वो वातावरण में बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आता है मीथेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, जो कि कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक रियरिंग है। कि जब एक्चुअली जो मीथेन प्रोड्यूस होता है ना, वो जब कोई चीज़ सड़ती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट होती है या डिकम्पोज होती है, तब मीथेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज़ रॉटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये रिलीज़ कहाँ से होता है? पैडी फील्ड्स, चावल की खेती करने से बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होता है। कोल माइंस, फिर लाइव स्टॉक रियरिंग, मतलब कि जो ये जानवर हम पालते हैं, गाय, भैंसे, कैटल, वो जब मतलब खाने को डाइजेस्ट कर दिए हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये CH4 मीथेन रिलीज़ होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और आगे मैंने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन भी बताया है कि जो मीथेन होता है वो बहुत ही इंटेंस हीटिंग करता है, मतलब जैसे ही रिलीज़ हुआ बहुत जल्दी वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करीब 800 से 1000 साल तक के एनवायरनमेंट में रहता है। मीथेन का जो रेसिडेंस टाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड जितना नहीं है, वो कुछ मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भले इंटेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू मीथेन, लेकिन मीथेन जो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत समय तक रहता है। लेकिन मीथेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन रेसिडेंस टाइम उसका बहुत कम है। फिर हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? दे आर मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स
used in air conditioning, refrigerators, aerosols, sprays, and they are responsible for the depletion of the ozone layer. तो ये CFC क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ओजोन लेयर को कैसे डिप्लीट कर रहे हैं, वो हम स्ट्रेटोस्फियरिक में देखेंगे. अभी हम जैसे कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन देख रहे हैं, तो ये CFC जो है ये ओजोन में जाके उसको कैसे डिप्लीट करते हैं वो भी हम देखेंगे. लेकिन ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, फ्रॉम एरोसॉल स्प्रे. हम स्प्रे डालते हैं ना, छोटे मोटे स्प्रे के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड, उसमें भी CFC होता है. तो ओजोन को डिप्लीट होना मतलब ह्यूमन रेस के लिए ख़तरा. इसलिए इसको रोकने के लिए हमने बनाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. जैसे कि मैंने बताया कि इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट में जो है वो इंटरनेशनल एफर्ट्स. तो हम इसके बारे में इंटरनेशनल एफर्ट्स में देखेंगे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है. ये एक एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस. ये हम इंटरनेशनल एफर्ट में अच्छे से इसको देखेंगे. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. उसके अंदर 2 देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब लास्ट चीज़ में हम देखते हैं फ्लाई ऐश. एक्चुअली फ्लाई ऐश इज़ नॉट अ गैसियस एयर पोल्यूटेंट. ये पर्टिकुलेट मैटर में आना चाहिए था, ये सॉलिड पोल्यूटेंट है, कोई बात नहीं. खैर, फ्लाई ऐश क्या होता है कि जो बिजली पैदा करने के लिए हम लकड़ा जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसकी जो राख होती है उस राख को बोलते हैं फ्लाई ऐश. ऐश मतलब राख, ठीक है. तो इट इज़ मोस्टली रिलीज बाय द थर्मल पावर प्लांट्स एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोल बर्निंग ऑपरेशंस. इट पोल्यूट्स द एयर एंड द वाटर एंड मे कॉज हैवी मेटल पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज़. अब होता क्या है कि जब ये फ्लाई ऐश कोयला जब जल जाता है तो फ्लाई ऐश को ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं. अब वो हवा के साथ, पानी के साथ जाके चीज़ों में मिलने लगती है. जैसे हवा से जाके वो वेजिटेशन के उनके जो पेड़ पौधे हैं उनकी लीव्स पे जाके जमा हो जाती है. अब लीफ पे जमा होगी तो आपको सीधी सी बात पता है कि फोटोसिंथेसिस पे वो इफ़ेक्ट करेगा. और जैसे कि इसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लीड है, आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, तो ये वाटर के अंदर जाके भी हैवी मेटल पोल्यूशन को करती है. आगे हम देखेंगे कि हम फ्लाई ऐश का जुडिशियस यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ जो मैंडेट रखा है कि आपको फ्लाई ऐश कहाँ पे यूज़ करनी है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो हम गवर्नमेंट एफर्ट्स मतलब कि चौथे नंबर का जो हमारा कंटेंट है उसमें देखेंगे. अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है इसमें क्या फ़र्क है. ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेसिडेंस टाइम का मतलब ड्यूरेशन फॉर विच द ग्रीन हाउस गैस विल रिमेन एट द सरफेस आफ्टर बीइंग एडेड. कि वो वातावरण में जो भी ग्रीन हाउस गैस है वो कितने समय तक टिकेगा. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है. बट जो रेसिडेंस टाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन से ज़्यादा है. तो ये मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया MCQ का क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी आपको आ सकता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब रेसिडेंस टाइम ऑफ मीथेन जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कुछ महीनों का ही होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में 800 से 1000 साल तक के टिका रहता है. It continue to heat the atmosphere for longer time, so it is more dangerous. Therefore, we can say that the present heat increase is due to the industrial revolution, the GHG emissions by developed countries in the past. It is a cumulative product by the developed countries. मैंने आपको जैसे बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेसिडेंस टाइम 800 से 1000 साल है. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पोल्यूशन किया वो आज ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है. जो कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों ने उस टाइम पर रिलीज़ किया उसका इफ़ेक्ट आज हो रहा है. ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज का जो बनाऊंगा मैं टॉपिक उसके अंदर पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमें ये पता करना है कि CO2 का इंटेंसिटी कम है लेकिन रेसिडेंस टाइम ज़्यादा है. मीथेन इंटेंसिटी ज़्यादा है, जल्दी हीट हो जाएगा.
a very intensive greenhouse gas, but the residence time is less. It is only a few months as compared to 800 to 1000 years of carbon dioxide. In climate change we will also study कि climate change को अब कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है. जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ होक्स, कि ये तो एक जोक है, मतलब ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं. It is unreal. It has been created by and for the Chinese in order to make the US manufacturing non-competitive. We will read more about it in the climate change. तो अभी हमने देखे एयर पोल्यूशन, उसमें ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन और उसके कॉजेज़ के अंदर हमने देखे गैसियस पोल्यूटेंट्स. अब जो हम देख रहे हैं वो हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स मतलब सॉलिड एयर पोल्यूटेंट्स. Particulate pollutants are the minute solid particles or the liquid droplets in the air. These are present in the vehicle emissions, smoke particles from fires, dust particles, ash from the industries. जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्लाई ऐश है वो भी particulate pollutant है, solid pollutant है, but by mistake it has been written in the gaseous pollutant. Their size ranges from 0.001 to 500 micrometers in diameter. And according to the Central Pollution Control Board, ये क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वो भी हम पढ़ेंगे. पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रॉन और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 का या उससे छोटा, वो ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा हानिकारक है. इट इज़ कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ. अदर पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इंक्लूड स्मोक पर्टिकुलेट. वो कैसे बनते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर के कंबस्शन से बनते हैं. बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, गार्बेज, ड्राई लीव्स. ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो जीव जंतु से बना है, ठीक है. जैसे फॉसिल फ्यूल है, पुराने जो फॉसिल्स होते हैं, जैसे हमारा जो क्रूड ऑयल है, हमारा कोल है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल. गार्बेज, कचरा, सूखे पत्ते, ये जलाने से स्मोक पैदा होता है, धुआं, और उसके अंदर कण रह जाते हैं, वो हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. ऐसे ही डस्ट है, मिस्ट है. डस्ट देखिए कहाँ पैदा होगी, जहाँ पे माइनिंग होता है, वुड वर्क होता है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, फ्लाई ऐश है, वहाँ पे डस्ट पैदा होती है. और इसी तरीके से मिस्ट भी पैदा होती है. ये लिक्विड स्प्रे है, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, वहाँ पे मिस्ट पैदा होती है. अब हम एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मॉग, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट. इसमें एक चेन रिएक्शन होता है. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्मॉग. नॉट स्मोक, इट्स स्मॉग, जी. स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग. ये दो तरीके के होते हैं. वन इज़ द क्लासिकल स्मॉग. क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है. और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग जो कि वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में होता है. ये वहीं पे बनता है जहाँ पे सनलाइट होती है, और व्हेन सनलाइट एक्ट्स ऑन द पोल्यूटेंट्स फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ फॉर्म. इतना आपको याद रखना है. ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है. और जब सनलाइट एक्ट्स विद द पोल्यूटेंट्स इट गेट्स एक्टिव. अब होता क्या है, इसका एक पूरा चेन रिएक्शन है. इसको हम समझते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग का चेन रिएक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूसली कैसे बनता रहता है. तो सबसे पहले हमने देखा कि प्री कंडीशन स्मॉग बनने के लिए क्या है. प्री कंडीशन है हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, और साथ ही साथ में सनलाइट. व्हीकल्स में से जो एमिशन होता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलता है, जैसे कि हमने पहले देखा. अब जब नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पे सनलाइट पड़ती है तो वो इट अंडरगोज प्रोसेसिंग एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO2, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. ये भी हमने पढ़ा कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, कहाँ से एमिट होता है, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम आगे देखेंगे एसिड रेन में और इसमें. तो जो व्हीकल में से NO एंड हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो इट गेट्स नेचुरली कन्वर्टेड इनटू NO2.
अगेन सनलाइट पड़ती है NO2 में और ये ब्रेक डाउन हो जाता है फिर से NO एंड फ्री ऑक्सीजन दैट इज O, ठीक है। एंड दिस फ्री ऑक्सीजन अगेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म O3। O3 का मतलब होता है ओजोन। ओजोन का क्या होता है, ऑलरेडी ये यहाँ पे ब्रेक होके NO बन गया, तो ये ओजोन जो है ये अगेन NO के साथ रिएक्ट होती है और फिर से बना देती है NO2 एंड ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे भी NO2 बन रहा है, यहाँ पे NO2 बन रहा है, फिर अगेन NO बन रहा है जो कि यहाँ पे मौजूद था। तो दिस इज़ ऑल अ चेन रिएक्शन, एक पूरा चेन की तरह चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये स्मॉग है, आपको मतलब एग्जाम के लिए यही याद रखना है। स्मोग मतलब क्या, दैट इज स्मोक, एंड फॉग दैट इज मॉग। दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक कहाँ होता है, फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस चेन रिएक्शन में जो दो गैसेस बनती हैं जैसे कि NO2 एंड ओजोन, ये दोनों ही ख़तरनाक हैं, दोनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं विच पॉल्यूट द ट्रोपोस्फियर। तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट इज ओवर। अब एयर पॉल्यूशन का एक सब टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी तक हमने देखा एयर पॉल्यूशन, उसमें दो प्रकार, ट्रोपोस्फियरिक एंड स्ट्रेटोस्फियरिक। तो अभी हमने ट्रोपोस्फियरिक के सारे कॉजेज़ देखे। कॉजेज़ में हमने दो तरीके के कॉजेज़ देखे, गैसियस और पर्टिकुलेट। इससे पहले कि हम स्ट्रेटोस्फियरिक पोल्यूशन को कंटिन्यू करें, हम देख लेते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन, बिकॉज इट इज़ अ सब टॉपिक ऑफ द एयर पोल्यूशन, और गवर्नमेंट भी नॉइज़ पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन का पार्ट मानती है। तो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ साउंड विदाउट वैल्यू और एनी नॉइज़ दैट इज़ अनवांटेड बाय द रेसिपिएंट। एनी अनवांटेड नॉइज़ दैट इज़ नॉइज़, ओके, एनी अनवांटेड साउंड, सॉरी। नॉइज़ लेवल इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डेसिबल। जो आवाज़ है, जो नॉइज़ है, उसको हम डेसिबल्स में मापते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि जो 45 डेसिबल्स है, दिन में 45 डेसिबल्स और रात में 35 डेसिबल्स है, दिस शुड बी द ऑप्टिमम नॉइज़ लेवल, दैट शुड बी द परमिसिबल नॉइज़ लेवल, एंड एनीथिंग अबाउट 80 डेसिबल इज़ हजार्डस। This is a very common topic. You all must be aware that what are the causes: industrial units, transportation, entertainment, loudspeaker, religious festivals, पटाखे, ये सब चलते रहते हैं, loudspeaker। Consequences important है। Noise pollution leads to irritation, increased blood pressure, increased heartbeat, loss of temper, mental depression, annoyance, decrease in the work efficiency, loss of hearing, which may be first temporary and can become permanent if the noise stress continues. Very common, you all may be aware of it. Now, what are the preventions? इंडस्ट्रीज़ में साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल को यूज़ करना चाहिए। ऐसे मटेरियल आते हैं जो कि आवाज़ को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हॉर्न फ्री जोन, उनको डिलिमिट करना चाहिए, ऐसे मार्क कर देना चाहिए कि ये हॉर्न फ्री जोन है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ द क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, कि भाई इससे ज़्यादा डेसिबल के जो क्रैकर्स हैं या लाउड स्पीकर्स हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और कुछ समय के बाद लाउड स्पीकर को नहीं बजाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सरकार ने गाइडलाइंस दे रखी है। अब मैंने जैसा कि कहा कि वाई नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज ये गवर्नमेंट खुद कहती है। जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट है वो 1981 में आया था, लेकिन उसको अमेंड करके 1987 में उसमें नॉइज़ को भी ऐड कर दिया गया। दैट्स वाई नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एयर पोल्यूशन में। ट्रोपोस्फियर में दो चीज़ें, गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड पर्टिकुलेट, दैट इज़ द सॉलिड पोल्यूटेंट्स। और उसके बाद हमने देखा नॉइज़ पोल्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटोस्फियरिक पोल्यूशन। स्ट्रेटोस्फियर, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ रीजन फ्रॉम 10
to 15 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स ओजोन, एंड व्हाट ओजोन डज, इट एब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। लोअर पार्ट में ओजोन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज़ होता है। इट ब्लॉक्स द यूवी रेडिएशंस विच आर कार्सिनोजेनिक, कैन कॉजेज द स्किन डिसीजेज। एज आई टोल्ड यू, कार्सिनोजेनिक मीन्स द थिंग्स या द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज कैंसर। If density of the ozone reduces, it is known as ozone depletion। अगर उसकी डेंसिटी कम हो रही है, ओजोन की मात्रा कम हो रही है, उसको कहते हैं डिप्लीशन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ओजोन होल, जो कि एंटार्क्टिका पे क्रिएट हो गया था और रिसेंटली फिल भी हो रहा है। अब ये ओजोन जो होती है स्ट्रेटोस्फियर में, ये कैसे डिप्लीट होती है हम वो देखेंगे। O3 मतलब ओजोन, जिसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं ऑक्सीजन के। जब इस पे हीट एनर्जी पड़ती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज या सोलर की रेडिएशन, तो ब्रेक हो जाती है। दैट इज़ ऑक्सीजन O2, और साथ में बन जाता है फ्री ऑक्सीजन। ये हम पढ़ रहे हैं ओजोन साइकिल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जैसे ही हीट और एनर्जी पड़ी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड फ्री ऑक्सीजन आयन। दिस प्रोसेस इज नोन एज photodissociation। What is photodissociation? Breaking of ozone molecule into oxygen and free oxygen through incoming radiation। Now again what will happen, ये जो free oxygen है ये again फिर से जाके ऑक्सीजन से join हो जाएगा और फिर से ये बन जाएगा ओजोन। तो ये पूरी ओजोन साइकिल नेचुरली चलती रहती है। It helps in retaining the ozone in the stratosphere। बट when CFC reaches there, जब हमने जैसे पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वहाँ से जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसके अंदर क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड द फ्री ऑक्सीजन। क्लोरीन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्री ऑक्सीजन आयन। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि फ्री ऑक्सीजन अलग हो जाता है ड्यू टू फोटो डिसोसिएशन। ये क्लोरीन जाके उस फ्री ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है ऐसे। अब जब ये अटैच हो जाता है तो जैसे कि हमने देखा था कि फ्री ऑक्सीजन फिर से जाके ऑक्सीजन से मिल के ओजोन क्रिएट करता है। तो इन दिस केस व्हेन क्लोरीन गेट्स अटैच टू द फ्री ऑक्सीजन, वो उसको ऑक्सीजन से मिलने में अलाउ नहीं करता और फिर से ओजोन नहीं बन पाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल डिसोसिएशन। जैसे कि O इज़ टेकन आउट फ्रॉम O3, ये अलग हो गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, दैट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो फ्री ऑक्सीजन एटम है उस पर जाके क्लोरीन चिपक जाएगा और उसको फिर से ऑक्सीजन से मिलने नहीं देगा, क्योंकि अगर ये मिलेगा तभी तो जाके ओजोन बनेगा। तो इस तरीके से ओजोन डिप्लीट होती है। दैट्स वाई O3 कांट बी रीस्ट्रक्चर्ड, फिर से नहीं बन पाती, और वहाँ क्या बच जाता है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन बच जाता है इन स्ट्रेटोस्फियर, और उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियरिक ऑक्सीजन क्लाउड। तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ रही है तो वो हानिकारक है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो ओजोन के ब्रेक होने से बनी है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस ट्रोपोस्फियर में अच्छा है लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में बुरा है, वो भी हम देखते हैं। स्ट्रेटोस्फियरिक ऑक्सीजन क्लाउड, जैसे कि मैंने बताया कि ये O2 का, ऑक्सीजन का इंक्रीज कंसंट्रेशन से स्ट्रेटोस्फियर में बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। प्रेजेंस ऑफ O2 इन द ट्रोपोस्फियर इज गुड, but in troposphere, but actually it should be stratosphere, but in stratosphere it is bad because it is formed after depleting O3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अगर ट्रोपोस्फियर में है तो अच्छी है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ ट्रोपोस्फियर, दिस इज़ स्ट्रेटोस्फियर,
यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो बुरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो अच्छी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो स्ट्रेटोस्फियर में बनी है ये ओजोन के डिप्लीशन से बनी है। क्योंकि ऑक्सीजन ओजोन की जो साइकिल चल रही थी जिसमें जो फ्री मॉलिक्यूल था वो जाके क्लोरीन से चिपक गया और ऑक्सीजन से फिर नहीं मिल पाया ओजोन बनने के लिए, तो जो बचा वो क्या रह गया, O2, ओनली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर इज नॉट गुड, while presence of oxygen in the troposphere is good. At the same time, अगर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है तो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर के लिए अच्छी है, लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में है तो वो बुरी है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कि वो हीट को एब्सॉर्ब करती है, ट्रैप करती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। इसके लिए हमने क्या किया है, वियना कन्वेंशन पास की है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिससे हम ओडीएस का मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अकेला ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है, ऐसे और भी सब्सटेंसेस हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सारे उन्हें हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। और इनसे लड़ने के लिए हमने वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया है, जिसे हम इंटरनेशनल एफर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। अब एयर पोल्यूशन में हमने देखा कॉजेज ऑफ ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ स्ट्रेटोस्फियरिक पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन देखा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके क्या परिणाम आते हैं। तो सबसे पहला ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र कैसे रिलीज़ होते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसीजेज जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन इन द आईज, टीयर्स, रेडनेस एंड हाई कंसंट्रेशन रिजल्ट्स इन द स्टिफनेस ऑफ द फ्लावर बर्ड्स। जो फूल होते हैं उनके जो बर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे सख्त हो जाते हैं, और सख्त होने से क्या होता है, वो गिरने लगते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इससे क्या होता है, इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक, इट ऑल्सो डैमेजेस द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिटार्ड का मतलब होता है स्लो कर देना, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको रिटार्ड कर देता है, उसको स्लो कर देता है, और NO2। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हमने पढ़ा, ये इनकम्प्लीट कंबस्चन से पैदा होते हैं, वेहिकुलर एमिशन से एमिट होते हैं, और ये साथ ही साथ कार्सिनोजेनिक हैं जो कि कैंसर कॉजेज करते हैं। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो है शेडिंग ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स एंड द ट्विग्स। If you look at the oxides of carbon, like कार्बन मोनोक्साइड, हमने पहले भी पढ़ा कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में दो हैं, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज़। बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी को ब्लॉक कर देता है। इट बाइंड्स टू द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जब ये ब्लड में जाता है तो हेमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, और जब इसका कंसंट्रेशन ब्लड में 3 से 4% हो जाए तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली रिड्यूस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, मीथेन है, वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो गर्मी को ट्रैप करते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एसिड रेन का मतलब ये होता है जब पानी में, बारिश के पानी में pH वैल्यू 5.6 से भी कम हो जाए। pH वैल्यू के बारे में आपने साइंस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर pH वैल्यू 7 से कम होती है, अगर 7 से कम होती है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो सब्सटेंस बेसिक होता है। 7 वाले सब्सटेंस को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो 7 से कम मतलब 5.6। अगर 5.6 से भी कम हो जाए
रेन वाटर ड्रॉप्स का जो पीएच वैल्यू है, तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन. It is the byproduct of the variety of human activities that emit the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere. इसका जो कॉज है वो ये दो चीज़ें हैं मोस्टली, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या हार्मफुल है, कैसे हार्मफुल है? सीधी सी बात है, एसिड है तो इट विल इफ़ेक्ट द एग्रीकल्चर, इट विल इफ़ेक्ट द ट्रीज, द प्लांट्स. ठीक है, अगर एसिड रेन पड़ेगी मिट्टी में तो प्लांट को तो हार्म करेगी करेगी, साथ ही साथ मिट्टी को भी वो एसिडिक कन्वर्ट कर देती है. और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मिट्टी में लाइमस्टोन को ऐड कर सकते हैं. लाइमस्टोन को क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो बेसिक होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है. तो जब बेसिसिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है एसिडिटी कम होगी. इसी एसिड रेन से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स भी होते हैं. इट कोरोड्स द वाटर पाइप्स, जंग लग जाता है. लीचिंग ऑफ द हैवी मेटल्स जो हैं वो घुल जाते हैं, बह जाते हैं, जैसे कि आयरन है, लीड है, कॉपर है, और ये घुलने के बाद पीने के पानी में मिक्स हो जाते हैं. और इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है वो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को, स्टोन को, मेटल को. बीच में काफ़ी हमने सुना था कि ताजमहल जो है वो एसिड रेन से पीला पड़ रहा है. उसका रीज़न ये था कि आसपास का बहुत ज़्यादा वेहिकुलर एमिशंस, रिफाइनरीज़, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी थी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा एमिशन था सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कि वहाँ पे एसिड रेन होने लगी थी. और जिसकी वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो पीला पड़ने लगा था, कोरोड होने लगा था, मतलब उसको जंग लगने लगा था एक तरीके से. इसके बाद आता है फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे वो उसका एक चेन रिएक्शन होता है और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है. फोटोकेमिकल स्मॉग मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हमें स्मॉग 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हमें उसमें फोटोकेमिकल स्मॉग पे ध्यान देना है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है और ये जहाँ पे सनलाइट होती है वहीं पे प्रोड्यूस होता है. इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये इरिटेट करता है नोज़, थ्रोट और हाई कंसंट्रेशन से हेडेक, चेस्ट में दर्द, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ और सांस लेने में मुश्किल हो सकती है. ऐसे ही रबर को आपने देखा होगा, रबर क्रैक होने लगता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. फोटोकेमिकल स्मोक से वो चीज़ भी हो सकती है. साथ ही साथ करोजन ऑफ मेटल्स, स्टोन्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सर्फेसेज आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. तो हमारे 2 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड प्रिवेंशन, मेजर्स एंड अवेयरनेस. अब हमें क्या करना चाहिए इस तरीके की जो इश्यूज़ हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पोल्यूशन है, उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले तो यूज़ ऑफ नेचुरल गैस विच इज़ अ बेटर फ्यूल देन कोल, और यूज़ कोल विथ लेस सल्फर कंटेंट. फ्यूल में हमें नेचुरल गैस का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए बजाय के कोयले के या फॉसिल फ्यूल के. वो एक क्लीन है, वो ग्रीन है, कम पोल्यूशन करता है. और इसी तरीके से अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स में कोल भी जला रहे हैं तो हम ये एटलीस्ट इंश्योर करें कि वो कोल अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें लेस सल्फर कंटेंट हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कोल इंडिया में पाया जाता है वो एंथ्रासाइट बहुत ही कम होता है, बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का है. जो सबसे अच्छा कोल होता है उसे हम एंथ्रासाइट कोल कहते हैं और वो इंडिया में नहीं पाया जाता है. खैर ये हम ज्योग्राफी का पूरा अलग से टॉपिक में देखेंगे, कोल के अंदर क्या इश्यूज़ हैं हमारे अंदर. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स. कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? जो एग्जॉस्ट होता है ये है कैटालिटिक कन्वर्टर. जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट होता है उसके आगे, उसके मतलब लास्ट में ये कैटालिटिक कन्वर्टर को फिट कर सकते हैं. It is used in the cars to reduce the effect of the exhaust fumes on the atmosphere
NO2, SO2, फोटोकेमिकल स्मॉग कैन बी कंट्रोल्ड। इसमें होता क्या है कि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, NO2 है, SO2 है, उसको ये पकड़ के रखता है और इवन कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में ये कन्वर्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें गाड़ियों के अंदर कंपल्सरीली कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने चाहिए। दिस कैन बी अ वेरी ग्रेट प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, हमने व्हीकल्स में देख लिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम दो चीज़ लगा सकते हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और दूसरा है स्क्रबर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है कि जब धुआं रिलीज़ हो रहा होता है तो उससे पहले हम उसको चार्ज कर देते हैं। हम कुछ चार्ज से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में उसको एक जो ये कलेक्शन प्लेट है उस पे से पास करते हैं। जब वो नेगेटिवली चार्ज उस पे से पास होते हैं तो वो उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 99% पर्टिकुलेट मैटर बाहर नहीं आता है और वहीं पे प्लेट्स के ऊपर चिपक जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द डस्ट पार्टिकल्स एंड गिव देम नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स जाके डस्ट पार्टिकल से चिपक जाते हैं एंड व्हेन दे पासिस ओवर द कलेक्टिंग प्लेट्स, जब ये पास होते हैं कलेक्टिंग प्लेट्स पे तो ये यहाँ पे चिपक जाते हैं, ये कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। और इससे 99% पर्टिकुलेट मैटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स को कंपलसरी लगाना चाहिए टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। स्क्रबर क्या होता है? ये स्क्रबर है। स्क्रबर में जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं निकल रहा है, उसको हम स्प्रे पे से पास करते हैं। ये रहा स्प्रे। स्प्रे किस चीज़ का होता है? स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना। आई होप यू ऑल नो दैट। दूसरा, हम ऑटोमोबाइल में क्या कर सकते हैं कि जैसा दिल्ली में किया कि फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स, प्रॉपर मेंटेनेंस। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ कर दी है, हमें लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल, ठीक है। अनलीडेड का मतलब ये होता है कि पेट्रोल में लीड नहीं है। पहले पेट्रोल में लीड डाला जाता था क्योंकि इंजन की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो लीड एमिट होता था तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता था। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। और ये जो भी लेटेस्ट चल रहा है कि हमें पेट्रोल के साथ में इथानॉल को मिलाना चाहिए, जिसे हम इथानॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो 20% ब्लेंडिंग का रखा है टिल 2030। मतलब 2030 तक पेट्रोल के साथ 20% हमें एथेनॉल मिलाना है। साथ ही साथ हम ऑल्टरनेट ग्रीन फ्यूल्स जो हैं, जैसे कि CNG है, इट इज़ अ क्लीनर एंड अ ग्रीनर फ्यूल, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक बसेस हैं, दिल्ली में तो 2002 से ही हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारा का सारा CNG है। वाई CNG को यूज़ क्यों करना है? बिकॉज इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, चीप, सस्ता होता है। इट कांट बी एडल्ट्रेटेड, उसमें मिलावट नहीं हो सकती जैसे कि पेट्रोल में होती है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो पाइपलाइंस हैं उसको ले ऑफ करने में बहुत मुश्किल आती है। दूसरा, हमें प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए कि यूज़ ऑफ वुड, डंग केक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय द क्लीनर फ्यूल्स सच एज बायोगैस, LPG और इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ा और जो गाय के जो ये गोबर के जो केक्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है।
उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और इवन जो फीमेल हैं जो खाना पकाती हैं लेडीज़, उनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हमें जो क्लीन फ्यूल हैं जैसे कि एलपीजी है उसका यूज़ करना चाहिए, सोलर कुकर का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, पहल स्कीम, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एक ये मेजर है। साथ ही साथ व्हीकल्स के अंदर हम देखेंगे प्रोमोट द यूज़ ऑफ द ई व्हीकल्स एंड कार पूलिंग। ई व्हीकल्स के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है नीति आयोग के अंडर में, फेम स्कीम, और साथ ही साथ में हमें कार पूलिंग को प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप जा रहे हैं तो वो लिफ्ट ले लेते हैं ना, कि आज एक ही कार में अप डाउन करने वाले 3-4 एक साथ लोग चले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज कार पूलिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एफर्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या एक्ट्स बनाए हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A ये कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। इसके बाद जो हम लीगल मैकेनिज़म्स देखें तो जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके अंडर में सबऑर्डिनेट ऑफिस है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके अलावा 2 एक्ट्स और बना रखे हैं, एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बाय CPCB। CPCB जो कि मैंने आपको बताया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका पर्पस है टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, अंडरटेक द प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। हमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टेटस और ट्रेंड को इंश्योर करना है। उसके बाद चल रहा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS। ये अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के अंडर में चल रहा है। बेसिकली फंडा क्या है कि एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करना है और उसके स्टेटस के बेस पे हमें मतलब एक्शन लेनी है कि हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि एयर कितनी पोल्यूटेड है। तो उसके लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हमने 12 पोल्यूटेंट्स को लिया है। हम इन 12 पोल्यूटेंट्स की मात्रा हवा में पता करते हैं कि ये कितनी है, क्या परमिसिबल लिमिट में है या क्रॉस कर रही है। आपको ये सारे के सारे तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 12 पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इट इज़ अ नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो कीवर्ड है दैट इज़ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्या है ये? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 691 मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस कवरिंग 303 सिटीज़ टाउन्स इन 29 स्टेट्स। ये इंडिया ईयर बुक इन्फॉर्मेशन है 2020। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है? इसके अंदर 12 पोल्यूटेंट हैं। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है। CO2 इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट अमंग द 12 पोल्यूटेंट्स। पर्पज़ ये है कि हमें एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग करना है। कैसे करना है कि हमने मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस बना रखे हैं 691, उसके थ्रू हम अलग अलग जगह पे से एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में गवर्नमेंट ने बनाया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पोल्यूटेंट हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर MCQ में क्वेश्चन आता है तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड उसमें 12 पोल्यूटेंट हैं, जबकि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि स्वच्छ भारत के अंडर में है उसमें सिर्फ 8 पोल्यूटेंट है, न कि 12। कॉमन बात यह है कि दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट। इसमें क्या है कि ये इंडेक्स है, हमें पता चलता है कि एयर का लेवल क्या है, सीवियर है, बहुत गंदा, वेरी पुअर, पुअर, थोड़ा सा पोल्यूटेड, मॉडरेटली पोल्यूटेड, सेटिस्फैक्ट्री, चलाऊ, गुड, बहुत अच्छा। तो इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि इस एरिया की एयर की क्वालिटी क्या है। कैसे मॉनिटर करेंगे? इन 8 पोल्यूटेंट्स के बेस पे।
अब हर एक का अलग अलग पैरामीटर हमें इसके अंदर दे रखा है कि PM10 लास्ट 24 आवर्स में कितना है, PM2.5 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, इन सब की मात्रा हमें मॉनिटर करने में मदद करती है। और इसी को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है जिसका नाम है सफ़र। इसका पर्पस भी वही है कि करंट एंड एडवांस्ड फोरकास्ट ऑफ द एयर क्वालिटी, इट विल अलाउ द सिटीजन्स टू चेक देयर सिटीज़ एयर क्वालिटी इन द रियल टाइम। आप भी ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने सिटी की लोकेशन को ऑन करके अपने सिटी की एयर का जो कंडीशन है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे सिटी में कौन सा पर्टिकुलेट मैटर कितना है और ओवरऑल कंडीशन क्या पुअर है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, सेटिस्फैक्ट्री है, उसका जो स्टेटस है वो भी आप जान सकते हैं। ऐसे ही ये करंट और मतलब आगे क्या क्वालिटी रहेगी एयर की आगे आने वाले समय में, उसका भी ये फोरकास्ट करता है करंट लोकेशन के हिसाब से थ्रू द कलर कोडेड सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द डेंजर एसोसिएटेड। उसके बाद हम अगर गवर्नमेंट एफर्ट में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पहल योजना। पहल योजना का पर्पज़ ये है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, गरीब घर परिवार हैं, वो लोग ज़्यादातर चूल्हे पे पकाते हैं जिसमें वो काऊ डंग केक या फिर वुड का यानी कि फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक का एमिशन होता है और साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अंडर द पहल स्कीम उनको सब्सिडाइज सिलेंडर LPG देने हैं, especially to the BPL families. Why? To reduce the dependency on the fossil fuels and promote cleaner and greener fuels. ये स्कीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने वाली स्कीम बनी है। उसी के हिसाब से जो अभी करंट में चल रहा है भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स मतलब क्या होता है कि इंजन के अंदर आपको किस क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करना है, इंजन की क्वालिटी को बेटर बनाना जिससे कम पोल्यूशन हो व्हीकल के इंजन की क्वालिटी को। तो ये कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है अप्रैल 2020 से। मतलब अप्रैल 2020 के बाद जितनी भी व्हीकल्स होंगी उनका इंजन जो है वो BS6 नॉर्म्स के मुताबिक बना होना चाहिए। As decided initially, Bharat Stage 5 would have been rolled out by 2021 and BS4 and BS6 in 2024. But we have leapfrogged, ये वर्ड याद रखो, हर सरकारी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं, but we have leapfrogged to BS6 norms by 2020, skipping the BS5 because ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट ऑब्लिगेशंस। एक्चुअली हुआ क्या है कि इससे पहले जो चल रहा था वो भारत स्टेज 4 नॉर्म्स चल रहे थे। हमने डायरेक्टली लीप फ्रॉग जंप लगा के हम 4 से 6 पे आ गए, हमने 5 को स्किप कर दिया। पहले ये था कि हमें भारत स्टेज के जो 5 के नॉर्म्स हैं वो 2021 तक लाने थे और BS6 जो हैं ये 2024 तक के लाने थे। लेकिन जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट के ऑब्लिगेशंस हैं, कार्बन फुटप्रिंट के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं वो हम आगे इंटरनेशनल एफर्ट्स में और गवर्नमेंट के कमिटमेंट में पढ़ेंगे। इट कैन ब्रिंग डाउन पर्टिकुलेट मैटर इन द डीजल कार्स बाय 80%, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डीजल कार्स बाय 70% एंड पेट्रोल कार्स बाय 25%। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो डीजल्स कार्स के अंदर से पर्टिकुलेट मैटर का जो एमिशन होता है, जो निकलता है, वो 80% कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो BS6 वाली जो व्हीकल्स हैं वो महंगी हैं और साथ ही साथ इसमें जो फ्यूल डलता है वो भी अलग होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू BS6 नॉर्म्स होता है, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव होता है। अब हम देखते हैं कि BS6 और BS4 में क्या फ़र्क है। ये एक आपका प्रोबेबल प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। BS4 के अंदर जो सल्फ़र का कंटेंट है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 50 पार्ट होता था, जबकि BS6 में सल्फ़र का कंटेंट सिर्फ 10 पार्ट पर मिलियन सल्फ़र है।
अब जैसे हमने पहले देखा था कि यूज़ ऑफ द फ्लाई ऐश कहाँ से रिलीज़ होती है, तो हमने देखा थर्मल पावर प्लांट में से रिलीज़ होती है। क्या नुकसान करती है, तो भाई वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन पे जाके इकट्ठा हो जाती है, उसमें मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, लीड होता है, वाटर को भी पोल्यूट करती है, फोटोसिंथेसिस को रोक देती है। तो गवर्नमेंट ने इसके यूज़ को लेके कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ मेड इट मैंडेटरी to use fly ash based product in all the construction projects, road embankment works and low lying landfilling works within 100 km radius of thermal power station and mine filling activities within 50 km radius of the। अब सीधी सी बात है, कोई भी थर्मल पावर स्टेशन होगा वहीं पे फ्लाई ऐश रिलीज़ होगी। तो उसके 100 किलोमीटर की रेडियस में ये थर्मल पावर स्टेशन है और उसके 100 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी लैंड फिलिंग की एक्टिविटी हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, रोड एम्बैंकमेंट हो, उसके अंदर हमें उस फ्लाई ऐश को यूज़ करना है। और माइन फिलिंग हो, अगर किसी माइन को भरा जा रहा है तो वो 50 किलोमीटर की अंदर कोई भी माइन है उसे भरना है, तो वहाँ पे फ्लाई ऐश को यूज़ करना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। इसके अलावा फ्लाई ऐश का यूज़ ब्रिक्स बनाने में भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और फ्लाई ऐश की बनाई हुई ब्रिक्स वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उसमें ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और साथ ही साथ वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यू हैव टू मेंशन इट इन योर आंसर व्हेन एवर आस्क्ड अबाउट द गवर्नमेंट एफर्ट्स, कि गवर्नमेंट रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी थर्मल बेस्ड एनर्जी पे से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। थर्मल बेस्ड क्यों नुकसान कारक है? क्योंकि उसमें कोयला जलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस का भी एमिशन होता है और साथ ही साथ फ्लाई ऐश का भी प्रोडक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने जो भी पहले टारगेट रखा था वो था 175 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी का, और उसको बढ़ा के अब 450 गीगावाट का कर दिया है। इसी तरीके से हमारा जो इनिशिएटिव एक लिया है अब प्राइम मिनिस्टर ने, वो है फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि गुरुग्राम के अंदर मौजूद है इसका ऑफिस। इसका पर्पज़ वही है, प्रमोशन ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी, और हमारा टारगेट ये आपको याद रखना है, फ्रॉम 175 से बढ़ा के अब 450 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कर दिया है। अब हमारा जो यूएनएफसीसी के 3 कमिटमेंट्स हैं, ये यूएनएफसीसी क्या है, इसमें ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस ये देखना है कि इंडिया ने इस कन्वेंशन में अपने क्या टारगेट सेट किए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए ये 3 टारगेट्स हमने सेट किए हैं। पहला टारगेट है improve the emissions intensity of GDP by 33 to 35% by 2030। जो एमिशन की इंटेंसिटी है वो हमें 33 से 35% कम करनी है 2030 तक। साथ ही साथ इंक्रीज़ द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि हमने बताया कि ग्रीन एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है अप टू 40% बाय 2030। मतलब सीधी सी बात है कि हमें थर्मल पावर प्लांट्स का जो यूज़ है उसे कम करना है और उसकी जगह नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सोलर हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, उसको हमें प्रमोट करना है, जिसमें अभी हमारा जो रिसेंट टारगेट है वो 175 से बढ़ा के 450 गीगावाट कर दिया है। फिर हमें कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाना है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एफॉरेस्टेशन करना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, जो हमें 2.5 से 3 बिलियन टन enhance the forest cover which will absorb 2.5 to 3 billion ton of carbon dioxide by 2030। हमें पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एज अ कार्बन सिंक काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं। तो हमें इतने सारे फॉरेस्ट उगाने हैं जो 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को
एब्सॉर्ब कर ले एज अ फॉरेस्ट, एज अ कार्बन सिंक। इसके बाद जैसे हमने देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर के वियना कन्वेंशन क्या है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। जैसा कि हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फियरिक पोल्यूशन में क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ODS, दैट इज़ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ODS कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ओजोन कहाँ पे होती है, ओजोन अपनों ने पढ़ा था, वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में। तो वियना कन्वेंशन में जब हमें पता चला कि ये ODS है, CFC, हेलोन, इनकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हमें CFC का ऑल्टरनेटिव फाइंड करना चाहिए। तो हमने फाइंड किया उसका ऑल्टरनेटिव HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ये खासियत है कि उसमें क्लोरीन नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा था कि क्लोरीन का एटम जो है वो ओजोन ऑक्सीजन के फ्री एटम से जाके चिपक जाता है और ओजोन साइकिल जो है उसको रोक देता है। तो इसलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसमें क्लोरीन नहीं होता है और वो जो ये ओजोन की जो साइकिल है उसको ब्रेक नहीं करता है और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसमें क्लोरीन नहीं होता, लेकिन इसमें फ्लोरीन होता है, विच इज़ नॉट सो मच रिएक्टिव विथ O2 एज क्लोरीन। तो जब ये वियना कन्वेंशन हुआ, इसमें हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव शिफ्टेड फ्रॉम CFC टू HFC ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढना था। ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा, ऑल्टरनेटिव ढूंढा HFC, दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज़ नॉट ODS, वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, बट इट इज़ अ GHG, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस है। मतलब जैसे कि हमने देखा ट्रोपोस्फियर एंड दिस इज़ द स्ट्रेटोस्फियर। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अगर यहाँ रहेगा स्ट्रेटोस्फियर में तो वो ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ट्रोपोस्फियर में रहता है तो वो ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब हमने CFC का तो ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, लेकिन HFC का ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पास किया किगाली अमेंडमेंट। इट वाज पास्ड इन 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन January 1, 2019। किगाली अमेंडमेंट का पर्पज़ यही है कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज़ आउट करना है, जैसे कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमें CFC को फेज़ आउट करना था। दूसरे हम जैसे कि हमने देखा कि CFC को फेज़ आउट करने के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हैं। उनको फेज़ आउट करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट क्या चल रहा है, तो उसके लिए दो बड़े एफर्ट हैं। एक हमने बनाया है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसी के साथ में है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या करते हैं, क्या इनिशिएटिव है, हम इसको काफ़ी डिटेल में क्लाइमेट चेंज का जो वीडियो होगा उसके अंदर देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, इसने क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में क्या डिसीज़न लिए गए, वो सारी की सारी चीज़ें हम क्लाइमेट चेंज में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 एयर पोल्यूशन। इसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रिवेंशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा वाटर पोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए और समय के साथ साथ मैं अच्छा क्वालिटी वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा। थैंक यू।